नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो साइंस का सीरीज स्टार्ट किया था, आज उसका चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिया है और इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन है, 150 प्लस क्वेश्चन है। तो 50-50 क्वेश्चन करके 3 भाग में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर का नाम है गति के नियम एवं घर्षण। इसको इसके सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया था। काइनेमेटिक्स यानी गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किया जाता है, इनमें से सभी है। गति का अध्ययन किया जाता है, विराम का किया जाता है और गति उत्पन्न होने की कारणों का भी अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयताकार गति। किसी कोण से पत्थर को हवा में उछालना, ये आयताकार गति का उदाहरण नहीं, यानी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेटिक यानी एस्थेटिक्स विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्राम की गति से संबंधित है। एस्थेटिक विज्ञान विश्राम की गति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन किस गति का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानांतरित गति। इसमें गलत दिया हुआ दोस्तों, इसका स्थानांतरित गति होना चाहिए। स्थानांतरित गति इसमें इसका आंसर होगा। स्थानांतरित गति आप लोग लिख लेंगे या ध्यान रखें, स्थानांतरित गति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी किस गति का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आवर्त गति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस भौतिकी राशि का उपयोग एक वस्तु की समय गति वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन और वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति होती है। तो इसका हो जाएगा असमान गति, आंसर हो जाएगा असमान गति। इसका असमान गति आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी गलत है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति असमान गति कहलाती है, गलत है, ये भी गलत है। असमान गति वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा में होता है, ये गलत है। असमान गति धूलीय गति कहलाती है, ये धूलीय नहीं होगा। यहाँ पे त्वरित गति होना चाहिए, यहाँ पे त्वरित होना चाहिए, ये भी स्प्रिंट है यहाँ पे। असमान गति त्वरित गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या बोल रहा है इसमें, कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। तो एक में यहाँ पे ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। एक में गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी और प्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई बनाता है। गतिशील वस्तु का विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा का मार्ग बनाता है। तो ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध व्यवहारिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कौन सा यहाँ व्यवहारिक सही नहीं है, ये मतलब गलत बोलने के लिए दिए। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होता है दोस्तों, ये होता है विस्थापन हमेशा जो है ना दूरी बड़ा होता है विस्थापन से, बल्कि विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होता, ये गलत है। गतिशील वस्तु की दूरी उसके विस्थापन के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर जो मार्ग सरल रेखीय होगा, मतलब मार्ग जो है सरल रेखा होगा। इसमें क्या होता है कि विस्थापन और दूरी समान है। तो विस्थापन किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे न्यूनतम दूरी का पाथ होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम दूरी का पाथ जैसे ये रेखा हो गया, इसका न्यूनतम दूरी तो यही होगा और डिस्टेंस भी यही होगा, तो ये बराबर हो जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन, मार्ग सरल रेखा में ये सरल रेखा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी सरल रेखीय मार्ग पर 2 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरित गतिशील वस्तु के दूरी तथा विस्थापन का अनुपात होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु m से n तक 8 मीटर दूरी चलती है और फिर mn के समकोण पर 6 मीटर की दूरी पर चलती है, तो इसका परिणाम विस्थापन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 मीटर। देख लीजिए दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन है m से n, जैसे है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ये m हो गया और ये n हो गया। m से 8 मीटर दूरी चलती है, 8 मीटर हो गया, और फिर mn से समकोण पर 6 मीटर, मतलब ये समकोण पे यहाँ पे 6 मीटर चल जाता है, ये 6 मीटर हो गया, चलती है। इसका परिणाम विस्थापन होगा। तो विस्थापन मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सॉरी ये 6 मीटर है, क्योंकि 6 मीटर जाता है, तो ये हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा, इसका क्या होता है, ये पाइथागोरस पर लगा देंगे, तो ये पाइथागोरस लगा देंगे तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √100 और 100 का वैल्यू कितना होगा, 10 मीटर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेग सदिश राशि और ये अदिश राशि, ये सब ये चाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि यहाँ दोस्तों, ये त्वरण भी सदिश राशि है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होगा, त्वरण की जगह यहाँ पे द्रव्यमान होना चाहिए, नहीं तो ये और दोनों सही हो जाएगा, ये द्रव्यमान होगा। सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, और अदिश राशि सिर्फ उसमें क्या होता है, परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होता है। तो ये सदिश राशि इसमें हो जाएगा डी नंबर। अगर त्वरण यहाँ पे रहता तो सी और डी दोनों ऑप्शन आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। तो इसमें से सभी सदिश राशि है, वेग, त्वरण और विस्थापन, इनमें से सभी सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। गतिशील वस्तु की वेग एवं चाल का परिणाम किस स्थिति के बराबर होता है, किस स्थिति में बराबर होता है। इसका आंसर, जब वस्तु सीधी रेखा पे हो तो परिणाम और स्थिति दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भौतिक राशि के द्वारा गतिशील वस्तु की चाल और गति का दिशा दोनों की जानकारी मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्धतम नहीं है, मतलब कौन सा यहाँ पे शुद्धतम नहीं होगा, सुमेलित है, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल का ये नहीं होता है। तो चाल का दोस्तों आप लोग पता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस का एल टी माइनस, चाल का तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर सॉरी चाल बराबर v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का हो जाएगा एल और समय का हो जाएगा टी, तो ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। तो एल टी माइनस ये गलत है, शुद्धतम नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो ये गलत है, और बाकी सब जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग का परिणाम क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, v+u/2 हो जाएगा आंसर। समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा।
इसका आंसर इसमें मिसप्रिंट है। इसमें उस तरह से आंसर तो कोई नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर इस तरह से बोला जाता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, दोनों होगा। और समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ साथ या बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये आंसर इसका दोनों हो जाएगा। मंदन का अर्थ क्या है? मंदन का अर्थ है ऋणात्मक त्वरण। इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो वस्तु की स्थिति होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु को एक समान त्वरण होगा इसका आंसर। किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो ये हो जाएगा एक समान त्वरण। और इसका तो पता ही है, एक समान त्वरण जैसे आप लोगों को तो पता है v इक्वल टू होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर हम इसको t निकालना चाहेंगे तो जैसे सबसे पहले v इधर है तो v माइनस u हो जाएगा, और यहाँ पर ए टी है और a फिर निकालना है तो a हो जाएगा v माइनस u बाय टी। तो ये है एक्सलेरेशन हो जाएगा v माइनस u बाय टी। तो ये एक समान गति त्वरण है। ये एक समान त्वरण का ये फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस u बाय टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक समान त्वरित गति के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक गेंद को नीचे उछाल दिया जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन का अनुपात होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। और इन्फिनिटिव कैसे होगा? क्योंकि इसका डिस्टेंस तो आपको टू डी हो जाएगा। मान लीजिए एक डिस्टेंस डी है तो टोटल डिस्टेंस टू डी हो जाएगा, टू डी टोटल डिस्टेंस हो गया। और विस्थापन फिर लौट के फिर वहीं आ गया तो विस्थापन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? विस्थापन हो गया 0। तो विस्थापन और समय का अनुपात बोलता है, तो विस्थापन और समय का अनुपात यहाँ हो जाएगा 2d/0। तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर इन्फिनिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तो उस गति को क्या कहते हैं? तो उस गति को आवर्त गति कहते हैं। आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो और तय की गई दूरी भी शून्य न हो? तो ये संभव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहीं हो जाएगा इसका आंसर। एक सेकंड, सॉरी मिस्टेक हो गया इसमें। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये संभव है। क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य और तय की गई दूरी भी शून्य हो? तो हाँ, ये संभव है, क्योंकि जब कोई वस्तु यात्रा शुरू करके पुनः प्रारंभिक स्थान पर चला जाता है तो ये इस कंडीशन में ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बलों के गैर शून्य मान के बावजूद कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही मिसप्रिंट, इतना मिसप्रिंट है इसमें। एक सेकेंड। ये क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन होना चाहिए वाहनों की चाल मापने हेतु वाहनों में कौन सा उपकरण लगाया जाता है? तो इसका ये गलत है। यहाँ से यहाँ पे आंसर हो, यहाँ पे होगा वाहनों की चाल मापने हेतु वाहनों में कौन सा उपकरण लगाया जाता है? तो ये स्पीडोमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक गलत है, मिसप्रिंट है। यहाँ पे होगा वाहनों की चाल मापने हेतु वाहनों में कौन सा उपकरण लगाया जाता है? तो इसका आंसर है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी हवाई यान की गई दूरी मापने के लिए वाहनों में कौन सा उपकरण लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित बीमीय सूत्र निम्न में से कौन है?
तो इसमें बीमीय सूत्र कौन है ये पूछ रहा है, किसका बीमीय सूत्र ये नहीं दिया हुआ है। निम्न में से बीमीय सूत्र हुआ है। अच्छा, ये त्वरण का क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे त्वरण त्वरण होना चाहिए था। एक सेकेंड, त्वरण का बीमीय सूत्र पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा है। तो त्वरण का बीमीय सूत्र इसमें ये हो जाएगा LT-2 हो जाएगा। LT-2 कहीं पे है, यहाँ पे M0 LT हो जाएगा तो हो जाएगा ये बी नंबर से। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पे M0 LT-2 हो जाएगा तो ये त्वरण का बीमीय सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसके लिए दूरी और चाल का ग्राफ सही चित्र कौन सा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा एक सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा, आंसर ये हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसके लिए दूरी और चाल का ग्राफ ये हो जाएगा एक सरल गति हो जाएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा T हो जाएगा और ये हो जाएगा V। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, सॉरी इस तरह से ये T हो जाएगा, ये V हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सरल गति का ग्राफ, ये हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी और चाल ग्राफ होगा ये एक सीधी रेखा में होगा, इस तरह का होगा, या इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है। इसको T मान लेते, इसको V लेते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान मंदन को दिखाता है। तो समान मंदन के लिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक सेकंड, नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है। समान मंदन के लिए अब इसका आंसर हो जाएगा ये समान मंदन को दर्शाता है। ये ग्राफ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये समान मंदन का ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समय के साथ वस्तु का वेग दिए गए वेग ग्राफ को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेग समय ग्राफ कहते हैं। यदि कोई वस्तु विस्थापन x अक्ष के प्रति दूरी y अक्ष के ग्राफ को बनाए तो ये होगा ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा होगा इसका आंसर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस तरह से आप, ये हो गया आपको x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। यदि कोई वस्तु विस्थापन x अक्ष के प्रति और दूरी y अक्ष के प्रति हो तो ये इसका ऐसे हो जाएगा, तो ये क्षैतिज रेखा में इसका हो जाएगा, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। एक समान त्वरण गति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण की दिशा वेग के विपरीत होगी, ये गलत है। ये विपरीत नहीं होके यहाँ पे झुकी हुई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वेग समय ग्राफ में कौन सा रेखाखंड क्रमशः त्वरित गति तथा मंद गति को इंगित करता है। मतलब त्वरित गति और मंद गति की बात कर रहा है। तो त्वरित गति इसमें तो हो जाएगा CD और मंद गति ए भी हो जाएगा CD, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये त्वरित गति का है यहाँ से, और यहाँ से ए भी जो है मंद गति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वेग से गतिशील वस्तु के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका विस्थापन समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो निम्न में से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका निष्कर्ष निकालना हो यहाँ पे होगा, गलत लिखा हुआ है। तो ये आपको पता है कि समय के अनुपाती जो इसका इक्वेशन है, तो S बराबर होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है। जब
समय वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं t², ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का त्वरित नियम हो जाएगा, समान वेग से चलना, मुक्त चलना, पृथ्वी की सतह फेंकना, उपयुक्त इसका ये हो डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2s = v² + u², ये नहीं होता है। यदि दो समान रैखिक मार्ग पर गतिशील वस्तु द्वारा एक समय में तय की दूरी s बराबर ut है तो कहा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समान वेग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक त्वरण का मात्रक नहीं है? मीटर/सेकंड² है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ये चाल का मात्रक आप बोल सकते हैं इस तरह से, km/h, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा नहीं पूछ रहा है। किसी कण का वेग समय के साथ जाता है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, और वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों नियत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। ए में वस्तु का चाल बदल के वस्तु का निर्मित दिशा बदल करके ये किया जा सकता है। यदि भौतिक कारणों से किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति बदल देता है तो बदलने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल का परिभाषा आपको त्वरण के नियम से पता ही होगा, वही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में व्याप्त मूल बलों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 में कैसे होगा बता रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय बल हो जाएगा, दुर्बल नाभिकीय बल हो जाएगा, और एक और बल, हाँ, प्रबल नाभिकीय बल हो जाएगा। इसको 4 भागों में बांटा गया है। प्रकृति में मौजूद कौन सा मूल बल सबसे कम शक्तिशाली होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नाभिकीय बल सबसे कम होता है। नाभिकीय बल कमजोर होता है, सबसे कम शक्तिशाली नाभिकीय बल होता है। इसका एक चीज देख लेते हैं, इसका ऑर्डर देख लेते हैं। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग बल जो होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल होता है, उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल होता है, और सबसे कमजोर उसे होता है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल इसमें, एक सेकंड क्वेश्चन, प्राकृतिक में मौजूद कौन सा मूल बल सबसे कम शक्तिशाली है? तो सबसे कम शक्तिशाली तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो इसका आंसर ये हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर केवल नाभिकीय बल होती है इसमें, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का सबसे मजबूत मूल बल की श्रेणी है, तो इसका हो जाएगा नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल को कहते हैं, तो नाभिकीय बल इसका आंसर हो जाएगा। किन रूप में के कारण गतिमान वस्तु गति में ही तथा स्थिर वस्तु स्थिर में ही रहना चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, वस्तु के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 51 क्वेश्चन को, जो 50 क्वेश्चन है इसमें 51 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिया है। अब जो भी क्वेश्चन बचा हुआ नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग वीडियो इसके पार्ट 2 में लाएंगे, इस चैप्टर के पार्ट 2 में लाएंगे। तो दोस्तों इसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करेंगे उसको देख लेने का, उसको कोशिश करेंगे कि मिसप्रिंट क्वेश्चन में
उसको थोड़ा सुधार करके बनाया जाए, क्योंकि थोड़ा डिस्कशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चंस लाएंगे उसको थोड़ा देख करके आएंगे कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर प्रिंट में मिस प्रिंट है या सही है। तो ये इस चैप्टर का ये पहला पार्ट समाप्त हुआ दोस्तों। कैसा लगा आपको बताएंगे, अगर कुछ कमी है इसमें तो आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में, और इसका जितना भी होगा सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।